वो संग्रह क्या होना चाहिए। डिफरेंस अगर 5-5 है तो सबकी समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं, n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। -3 बचेगा 1/6। ऐसे ही फिर से मेरे प्यारे बच्चे n बराबर 3 रखोगे तो यहां से मिलेगा a3, ये होगा 2 × 3 -3/6। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th का, और चैप्टर नंबर 7 है कौन सा, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि सीक्वेंस सबसे पहले क्या होता है, फिर सीरीज क्या है, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे टाइप के हम लोग सीरीज पढ़ने वाले, बहुत सारी श्रेणियां पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे तैयार हो जाएं, कॉपी पेन निकाल लें, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके क्लास 11th के लिए, तो इंपॉर्टेंट है ही, और इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जो है क्लास 10th में भी पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, फिर भाई हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास आप में मेरे प्यारे बच्चों, क्लास में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, और ये चैप्टर आपका भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। आगे आप चल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको बहुत 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 ज्यादा ये चैप्टर मेरे प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, जानते हैं इसमें सबसे पहले क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले देखिए इस चैप्टर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या जानेंगे कि अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कि श्रेणी क्या होती है, सीरीज के बारे में जानेंगे कि कोई भी सीरीज है वो कौन सी है। फिर उसके टाइप में आ जाएंगे, कौन सी जानेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जानेंगे, फिर गुणोत्तर श्रेणी के बारे में जानेंगे। अरे होती तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारी है, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है ना, क्योंकि भाई बाकी सब है फिर वो आगे पढ़ेंगे। तो अपने सिलेबस में जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, नहीं तो समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक, लघुगणकीय, चरघातांकी, ऐसे बहुत सारी श्रेणियां होती हैं। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हम लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में डिटेल में, और समांतर श्रेणी के बारे में डिटेल में आपने 10th में पढ़ लिया है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर भूल गए हैं तो उसको याद कराना मेरा काम है। ठीक, और समांतर श्रेणी को भी हम आपको बताएंगे। ठीक, जो भी कॉन्सेप्ट उसके हैं एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के बीच में मतलब डिटेल में जानेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी है क्या, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद कैसे निकालते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। फिर इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि गुणोत्तर माध्य कैसे निकाला जाता है। फिर भाई आएगा आपका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो ना, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो सब कुछ क्लियर है और आप रेडी है, तो फिर भाई क्लास की आप शुरुआत कर दी जाए, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक इसके अंतर्गत आने वाले हैं, सब आपके पता चल चुका है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग ना देरी करते हुए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ गया अनुक्रम, अनुक्रम के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर तैयार बारे में जानने के लिए जल्दी से अगर कमेंट करके बता दीजिए कि अनुक्रम का नाम कितने बच्चों ने सुना है, इसका नाम कितने बच्चे जानते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, सीक्वेंस से क्या होता है जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, पता है कि नहीं, चलिए नहीं मालूम है तो आज जान जाएंगे। ये सीक्वेंस होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि संख्याओं का जैसे आपको बताया गया समुच्चय क्या होता है। सबसे पहला चैप्टर आपको समुच्चय बताया गया, समुच्चय के बारे में आपको पढ़ाया गया। तो यहां पर भी होता है एक संख्याओं का क्या होता है, एक संख्याओं का ही संग्रह होता है। बस
वो संग्रह क्या होना चाहिए, एक नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक रूल को फॉलो करना चाहिए कि अगर दो दो नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 5-5 है तो सबके बीच का डिफरेंस 5-5 ही हो। सब में अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब में अगला टर्म 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिले, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करने के बाद मिले, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ हो कि उसका प्रत्येक टर्म उस नियम का फॉलो करे, उस रूल को फॉलो करे। तो ऐसा अगर कोई सेट हमारे पास, ऐसा अगर कोई नंबर्स का संग्रह लिखा हुआ है, नंबर्स का कलेक्शन लिखा हुआ है, तो उसको ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। चलिए भाई इसकी डिफिनीशन को लिख लेते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होगी जाके, इसकी डिफिनीशन हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्या है, संख्याओं का एक संग्रह है, ठीक है। ये है क्या हमारे पास, ये संख्याओं का ऐसा संग्रह, संख्याओं का ऐसा संग्रह जो एक नियम का पालन करता हो, जो एक नियम का पालन करता हो, नियम का पालन करता हो, क्या हो, किसी ना किसी रूल को वो फॉलो करता हो, ठीक है। क्या कहलाता है, किसी ना किसी नियम को मेरे प्यारे बच्चों, नियम का पालन करता हो, आपका कहलाता है अनुक्रम कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। जरा गौर से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसके हम एक दो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप एग्जाम्पल अच्छे से समझिएगा। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम एक लिख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है बुआ, क्या है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल हम एक लिखने वाले हैं और देखना ये अनुक्रम है कि नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, 2 4 6 8 ऐसे लिखा हुआ है, स्वान डॉट डॉट डॉट। तो हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स का कलेक्शन है, ये जो नंबर्स का कलेक्शन है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ए भाई ये एक रूल को फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि 2 में जब 2 जोड़ा गया तो 4 मिला, फिर 4 में 2 जोड़ा गया तो 6 मिला, 6 में फिर 2 जोड़ा गया 8 मिला। ऐसे ही हम आगे के नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो हम देख क्या रहे हैं कि जब किसी भी मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कोई संग्रह है नंबर का जो एक रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक अनुक्रम होगा, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों एक सीक्वेंस होगा, ये अनुक्रम है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कहीं लिखा है 1, 1/2, 1/4, 1/8, ये देखो इसमें क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें हम अगर देखें तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं लगातार, क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी किसी न किसी रूल को फॉलो कर रहा है। और जब ये भी किसी न किसी रूल को फॉलो करेगा तो ये भी आपका बन जाएगा अनुक्रम। इस तरीके से हमने देखा क्या कि जो सीक्वेंस होते हैं वो किसी न किसी रूल को फॉलो करते हैं, जो अनुक्रम होते हैं वो किसी न किसी नियम को फॉलो करते हैं, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो ये हमारा हुआ अनुक्रम। ऐसे ही और अगर लिखा चाहे तो तीसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं भाभी हुआ, ठीक है, क्या होगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, सो ऑन डॉट डॉट। अरे हमने क्या देखा कि नीचे एक एक बढ़ रहा है, ये भी किसी न किसी नियम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ऊपर तो कुछ नहीं बढ़ रहा है, ऊपर तो 1 1 1 ही हम लिखते हुए जा रहे हैं, लेकिन आपने नीचे देखा, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में देखा, हर में देखा कि एक एक नंबर हम बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। तो आप यहां से एक रूल पकड़ सकते हैं कि आगे जो लिखेंगे 1/6 आएगा, उसके आगे लिखेंगे 1/7 आएगा, उसके आगे लिखेंगे 1/8 आएगा।
और ये नियम आपने पकड़ लिया। जैसे ही आपको लगा कि यहां कोई ना कोई नियम है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपका बन जाएगा अनुक्रम बन जाएगा, ये भी आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा, तो ये भी आपका एक अनुक्रम है। ठीक है, तो इस तरीके से अनुक्रम होते हैं, इस तरीके से सीक्वेंस होते हैं जो किसी ना किसी रूल को फॉलो करें। अब इसके बाद बात आती है आगे चल के कि सर श्रेणी क्या है, सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो सीरीज में होता क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा। सीरीज में होता है कि जो हमारे पास श्रेणी होती है ना, उसी को एक उचित चिन्ह के साथ या तो जोड़ दिया जाए या तो घटा दिया जाए। जो यही पद थे ना, इन्हीं को हम क्या करें, या तो जोड़ दें या तो घटा दें। कहने का मतलब अनुक्रम के जो पद हैं उनके बीच या तो प्लस या तो माइनस चिन्ह लग जाए, तो वही बन जाती है आपकी श्रेणी बन जाती है। क्या अनुक्रम के पदों के बीच एक विशेष प्रकार का चिन्ह आ जाए, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो वही बन जाता है बाबू क्या, श्रेणी बन जाता है, वही आपका सीरीज बन जाता है सीक्वेंस से। समझ गए ना, सीक्वेंस सीरीज कब बनेगा, जब कोई ना कोई उनके बीच साइन आ जाए, या पॉजिटिव या निगेटिव का। तो क्या श्रेणी क्या है भाई, श्रेणी मेरे प्यारे बच्चों उस चिड़िया का नाम है किसका यदि अनुक्रम के पदों के बीच, यदि अनुक्रम के पदों के बीच, अनुक्रम के पदों के बीच कोई एक विशेष चिन्ह वो विशेष चिन्ह क्या हो सकता है, धन या ऋण का। ठीक है, धन या ऋण, प्लस या माइनस का विशेष चिन्ह, धन या ऋण का विशेष चिन्ह लग जाता है, तो अनुक्रम श्रेणी बन जाता है। तो अनुक्रम श्रेणी बन जाती है, क्या बन जाती है, श्रेणी बन जाती है। समझ गए बाबू, ठीक है, अनुक्रम क्या बन जाती है, श्रेणी बन जाती है। देखिए एग्जाम्पल, देखिए उदाहरण देखिए। ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल जो है जरा गौर से देखिएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे अभी हमने लिखा था 2 + 4 + 6 + 8, ये अनुक्रम थे ना, ये क्या थे, अनुक्रम के ही तो पद थे। तो ये 2 4 6 8 सो डॉट डॉट, ये जो हमारे पास है, जैसे ही इनको हमने जोड़ दिया तो ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों आपकी एक श्रेणी बन गई। ये क्या है, श्रेणी है कोई, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर हम लिखने को कहें, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 - 4 + 6 - 8 प्लस आगे सो डॉट डॉट, ये भी आपकी सीरीज है, ये भी आपकी एक श्रेणी है। ठीक है, दोनों के बीच या तो प्लस हो या माइनस हो, या दोनों अगर सिंबल आ जाए, प्लस या माइनस दोनों के साइन आ जाए, तो यही आपका बन जाता है क्या, आपका बन जाएगा श्रेणी। समझ गए, समझ गए ना, दिमाग में बैठ गया ना। चलिए भाई, ये दोनों बातें आपकी समझ में आ गई है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हम लोग कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बिंदु भाई हमारे पास है कि किसी भी अनुक्रम के nवें पद को, ठीक है, ये 2-4 सिंबल हैं, इनको जरा याद कर लीजिएगा। किसी भी अनुक्रम के जो nवें पद को कैसे लिखा जाता है, किसी भी अनुक्रम के
जन पदों के योगफल को कैसे लिखा जाता है, ये दो तीन चीजें हैं, इनको हम लिख लेते हैं ना। तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी अनुक्रम के प्रथम पद को ए से रिप्रेजेंट करते हैं अधिकतर केस में। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि हमेशा यही लिखा जाएगा, मैक्सिमम केस में किससे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी अनुक्रम के प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट बन जाता है कि किसी भी अनुक्रम का जो nवां पद होगा ना भैया, किसी भी अनुक्रम के nवें पद को, किसी भी अनुक्रम के nवें पद को an या स्मॉल tn या कैपिटल tn से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल tn से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा कि इन तीनों में से अगर कोई भी आपको दिख जाए, एन, स्मॉल टीएन, कैपिटल टीएन, तो ये क्या है, उस अनुक्रम का मेरे प्यारे बच्चे nवां पद आपको दिया, मतलब nवां पद रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले टर्म की ओर। तीसरा आपका पद है क्या, कि किसी भी अनुक्रम के nवें पद, किसी भी अनुक्रम के n पदों के योगफल को n पदों के योगफल को किसी भी अनुक्रम के n पदों के योगफल को Sn से प्रदर्शित करते हैं, Sn से प्रदर्शित करते हैं। जल्दी से बताओ, यहां तक आपके सारी बातें दिमाग में बैठ गई ना, यहां तक कि प्रत्येक बात आपको दिमाग में बैठ गई ना, सब याद हो गए ना। वैसे ये चीजें आप पीछे जान चुके हैं, लेकिन नहीं भी पता है तो आप कोई डरने की बात नहीं है, आज की क्लास में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इन तीनों की जरूरत, चाहे हम समांतर श्रेणी पढ़ें, चाहे गुणोत्तर श्रेणी पढ़ें, या फिर आगे कोई और हरात्मक श्रेणी, या फिर आगे आप जाके जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पर भी अगर आपको किसी प्रकार की श्रेणी पढ़ने को मिल रही, तो इनमें से कोई ना कोई ये आपके यूज होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपके आ जाते हैं अनुक्रम और श्रेणी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके आ जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, सबसे पहला प्यारा सा सुंदर सुंदर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित अनुक्रम के प्रथम 5 पद लिखिए जिसका nवां पद दिया गया है। ठीक है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन। ए भाई, अभी हमने कहा था ना कि nवें पद को किससे किससे लिखा जा सकता है, an से, tn से, कैपिटल tn से, तो उन्हीं में से किसी ना किसी का यूज है। और आप देख रहे होंगे गौर से, तो आपको दिख रहा होगा क्या दिया हुआ है, स्मॉल an, कि स्मॉल an जो है वो बराबर है n+2। ये कौन सा पद है, ये nवां पद है, nth टर्म है। ठीक है, अब जब nवां पद दिया हुआ है और पूछे कितने हैं,
पूछे कितने हैं ये भी तो आपको दिख रहा होगा ना, कितने, प्रथम 5। प्रथम 5 मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो जैसे 90 पद में मेरे प्यारे बच्चों यहां 1 लिखा है, तो फर्स्ट में क्या होगा, 1 होगा, सेकंड में क्या होगा, यन की जगह पे 2 होगा, और थर्ड में क्या होगा, यन की जगह पे 3 होगा, फोर्थ में क्या होगा, यन की जगह में 4 होगा, और फिफ्थ में क्या होगा, यन की जगह पे 5 होगा। तो इसके प्रथम 5 पद निकालने के लिए भाई हमको क्या करना होगा, n बराबर सबसे पहले 1 रखना होगा। तो जब इसमें n बराबर हम 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर तो देखो प्रथम पद क्या मिलेगा, a1 मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा 1 इंटू 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 1, और ये हो जाएगा 1 इंटू 2 3, तो 3 बन जा 3। ऐसे ही जब n बराबर 2 रखोगे, n बराबर 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, n बराबर 2 रखने पर, क्योंकि हमको 5 निकालने हैं तो n के मान 1 से 5 तक रखने हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको, ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन हैं, कुछ हम लगाएंगे और कुछ तुमसे भी लगवाएंगे। ये मत सोचना कि सारे के सारे हम ही बताएंगे, तो तुम्हारे लिए भी काम है, ठीक है। n बराबर जब 2 रखेंगे तो यहां से मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों a2, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 4, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। ऐसे ही n बराबर जब इसमें 3 रखोगे, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, तो n बराबर 3 रखने पर देखो जरा ध्यान से क्या आएगा, a3 बराबर n की जगह पे 3, तो 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा बउआ 3 3 और 2 5, 5 3 जा 15। ठीक है, ऐसे ही आप रखोगे, n बराबर 1 2 3 हो गया, n बराबर आपकी 4 रख दो, n इज इक्वल टू 4 रखने पर जैसे ही n इज इक्वल टू आप 4 पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा फिर क्या मिलेगा। जैसे ही n बराबर 4 रखोगे तो मिलेगा a4 बराबर 4 इंटू 4 प्लस का 2, तो ये आ जाएगा 4 4 और 2 6, 6 4 जा 24। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे अगर आपसे कहा जाएगा n बराबर 5 रखने को, n बराबर 5 रखने पर, तो n बराबर जब आप 5 रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, n बराबर 5 रखेंगे तो यहां से मिलेगा a5, ये आ जाएगा 5 5 प्लस 2, तो 5 5 2 7 7 5 जा 35। तो यहां से प्रथम 5 पद जो मिले हैं ना, प्रथम 5 पद, फर्स्ट 5 टर्म जो मिले हैं वो क्या मिले हैं, जरा गौर से देखिएगा। ये है 3, फिर उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चे 8, फिर है 15, फिर है 24, फिर है 35। तो ये फर्स्ट 5 टर्म होने वाले हैं इस सीक्वेंस के। ठीक है, ऐसे ही और भी जो भी क्वेश्चन है इसी तरीके से लगने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस में प्रथम 5 पद निकालने हैं वो अब आपको करने हैं। ठीक है, जैसे दूसरा टर्म, इसमें भी देखो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखनी है। ठीक है, फिर ऐसे ही अगला क्वेश्चन आएगा इसमें भी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखनी है, तो आ जाएगा 2 4 8 16, उसके बाद 32 करके ऐसे आपके आंसर आ जाएंगे ना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको वैसे हम बता देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा टफ लग रहा है क्या, बटे में भी लिखा है। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं, बाकी जो आसान थे वो आपको करने हैं। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद एक आधा और बताएंगे, फिर बाकी हमारे बच्चे लगाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है, कह रहे हैं कि फर्स्ट 5 टर्म ऐसे ही निकालने हैं, यानी इक्वल 1 2 3 4 और 5 5 पुट करके। ठीक है, एन दिया हुआ है तो डायरेक्ट रखिए, अब कि उस तरीके से लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। n बराबर 1, n बराबर 2, ये हम डायरेक्ट अब की रखते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा कैसे, जैसे हम डायरेक्ट लिखेंगे a1, इसका मतलब आप समझ जाना कि n बराबर 1 रखा गया है। कितना, n बराबर 1 रखा गया है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 -3
अपॉन 6। इसको जब बुआ सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 6, मतलब माइनस का 1 अपॉन 6। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे जब आप n बराबर 2 रखोगे तो यहां से मिलेगा a2, मतलब इसमें n बराबर 2 रखना है तो ये आएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 6। 2 इंटू 2 माइनस का 3 अपॉन 6। क्या होने वाला है? अरे गौर से देखिए क्या होने वाला है। ये होने वाला है 4 माइनस 3 अपॉन 6। 4 माइनस 3 बचेगा 1, 1 अपॉन 6। ऐसे ही फिर से मेरे प्यारे बच्चे n बराबर 3 रखोगे तो यहां से मिलेगा a3, ये होगा 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 6। क्या होगा, क्या होगा? 3 टू जा 6, 3 दूनी 6 माइनस 3, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 6 माइनस 3 बटे 6, मिलेगा 3 बटे 6, काटोगे तो 1 बटे 2। फिर इसके बाद अरे अभी और है, अभी तो 3 ही निकले हैं, a4 निकालोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 4 माइनस का 3 अपॉन मेरे प्यारे बच्चे 6। 4 टू जा 8 माइनस 3 अपॉन 6, बचेगा 5 अपॉन 6। इस तरीके से 4 टर्म निकल आए। अभी तो एक और बाकी है ना, अभी तो एक और बाकी है, चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 5वां टर्म निकलने वाला है, 5वां भी पद हमारा निकल आया a5। ये क्या होगा 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 6, 5 टू जा 10 माइनस का 3 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा बउआ 7 अपॉन 6। ठीक है, तो हमने देखा क्या, यहां फर्स्ट 5 टर्म हमारे निकल आए a1 a2 a3 a4 और a5। तो फर्स्ट 5 टर्म क्या होंगे जरा लिख लीजिए। तो यहां से फर्स्ट 5 टर्म ये हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट 5 टर्म जो हमारे पास मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। ये है 1 अपॉन माइनस का 6, फिर उसके बाद 1 अपॉन 6, फिर उसके बाद 1 अपॉन 2, फिर मेरे प्यारे बच्चे 5 अपॉन 6, ठीक है, फिर 7 अपॉन 6। इस तरीके से ये फर्स्ट 5 टर्म है इस वाले सीक्वेंस के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ऐसे ही सारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, छोटे छोटे से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान होते हैं, बस बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, छोटा छोटा कैलकुलेशन अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा से होते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन फिर से देखो यही दिया हुआ है, किसका nth टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं, nth टर्म यनवा पद दिया हुआ है, प्रथम 5 पद निकालने हैं। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी है शायद, ठीक है, इसमें भी निकालना है वैसे, तो चाहे वो वाला बता दे चाहे ये बता दे, एक और बताएंगे। ठीक है, तो हमें लग रहा है ये वाला बता दे क्योंकि इसमें -1 की पावर भी लिखी हुई है, तो इसको हम बता देते हैं, बाकी आप ऐसे क्वेश्चन लगा डालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, वही फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं। तो n की वैल्यू 1 पुट करो तो देखो क्या मिलेगा a1। ये जैसे ही n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -1 की पावर मेरे प्यारे बच्चे 1 -1, 5 की पावर 1 + 1, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 1 -1, मतलब -1 की पावर 0। और किसी की पावर अगर 0 होती है ना तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब ये -1 की पावर 0 होगा, ये 1 मिलेगा, और ये मिलेगा 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 मतलब 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया बउआ कितना, 25। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद n की वैल्यू 2 पुट करिए तो ये बनेगा -1 की पावर मेरे प्यारे बच्चे 2 - 1, और इनको 5 की पावर 2 + 1 इंटू 5 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 - 1, ए भाई ये तो -1 मिलेगा, और 5 की पावर 3 हो जाएगा, 2 1 3, 5 का 3 बार गुणा कितना आएगा 125 ना, तो ये हो जाएगा
125। तो ये माइनस क्या आ जाएंगे 125। ऐसे ही फिर से अगर देखा जाए n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -1 की पावर 3 -1 इंटू 5 की पावर 3 + 1। -1 की पावर 3 -1 मतलब -1 का स्क्वायर भाई +1 मिलेगा, और 3 की पावर 4 तीन को 5 की पावर 4, 5 का जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा जल्दी से बता दो भाई। 625 आने वाला है। तो ये आ जाएगा 625। तो ये आ जाएंगे प्लस के 625। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे ए की वैल्यू एन की वैल्यू 4 पुट करो जल्दी से। जैसे ही एन की वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये बनेगा A4 -1 की पावर 4 -1 इंटू 5 की पावर 4 + 1। ए भाई 4 + 1 ये आ जाएगा -1 की पावर 3 आगे माइनस और 5 की पावर 4। 625 का एक बार फिर से 5 से अगर गुणा किया जाए तो कितना आता है 3100। 3125 आएगा ना भाई। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 3125। तो ये माइनस का 3125 आ जाएगा। ठीक है। फिर अभी तो एक और बाकी है, अभी तो एक और बाकी है a की पावर 5। तो -1 की पावर 5 -1 ये मिलेगा 5 की पावर 5 + 1। भाई आपकी तो गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 5 -1 -1 की पावर 4 ये प्लस का 1 मिलेगा। ये आपके पास 3125 गुणे 5 आ जाएगा। 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 55 25 5 दूनी 10 10 2 12 5 1 5 1 6 और 5 3 15 15,625। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये निकला है फर्स्ट 5 टर्म। ठीक है। ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है उसके भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत ही ये भी आसान आसान क्वेश्चन है। n बराबर 1 2 3 4 5 रखते जाना, क्वेश्चन लगते जाएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसान मिल जाएंगे, बन जाएगा। ठीक है। तो इसको आपको लगा लेना है भाई। ठीक। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। इसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं उनमें क्या करना है भाई। इसके बाद के तो उससे भी आसान, इसके बाद के क्वेश्चन जो है उससे भी आसान है। जरा गौर से देखिएगा। क्या करें, निम्नलिखित प्रश्न के अनुक्रम का वंचित पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया हुआ है। Find the indicated term of the sequence whose nth term is given। कह रहे हैं कि अगर nth टर्म दिया हुआ है तो उसके साइड में जो इंडिकेटेड टर्म है उनको निकालिए। ए भाई ये से आसान तो कुछ नहीं ना है। n बराबर 17 17 रख दो, 24 24 रख दो, बस। हमने क्या कहा भाई, अगर आपको कैलकुलेशन बेसिक आता है तो बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मेरे प्यारे बच्चे ये हमारे पास है an कितना दिया हुआ है, an दिया हुआ है 4n माइनस का 3। कितना है 4n माइनस का 3। ठीक है। an है 4n माइनस का 3। ठीक। देखो निकालना क्या है, जरा गौर से देखिएगा, गौर गौर फरमाइएगा। E17। ठीक है। मतलब n का मान 17 रखना है। रख दो भाई 4 इंटू 17 माइनस 3। 17 चौकू 68 माइनस का 3 कितना बचेगा 65 65। तो A17 आ गया हमारे पास, A17 आ गया भाई 65। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है A24। A24 तो A24 क्या होगा 4 इंटू 24 माइनस का 3। 4 से मल्टीप्लाई करो 24 को, कितना आ जाएगा 96। 24 4 जा क्या होगा 96 माइनस का 3 तो ये आ जाएगा 93। तो A24 मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 93। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन थे, पहले वाले से भी आसान।
अरे बगल में जितना लिखा है उतना ही n की जगह पे रख दो। उसमें तो हमको सोचना पड़ता था 1 2 3 4 5 रखना है, इसमें तो सोचना भी नहीं है, बगल में जो लिखा है वही रख दो। समझ गए? लग जाएंगे ना आगे। चलिए देखिए, जितने कैलकुलेशन आसान होंगे आप करेंगे। ये देखो n की जगह पे 7 रख देना, 7 के स्क्वायर 49/2 की पावर 7 कितना आएगा? 2 की पावर 7 कितना होगा भाई? जल्दी बताओ। 2 की पावर 7 कितना आएगा? 128। ठीक है, तो यह आ जाएगा 49/128 कर लेना। इसमें देखिए, इसको कर देते हैं थोड़ा सा, जो कठिन लग रहा है वो हम खुद किए दे रहे हैं। n की वैल्यू 9। क्या कह रहे हो भाई? आप तो कह रहे हो कि सर सब लग गए हैं, लगा लिए हो क्या? सारे के सारे लग गए हैं? चलिए कोई बात नहीं, लगा लिए हो, ठीक है। जिनका लग गया बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे हैं देख लीजिए। उसके बाद जो बताए जा रहे हैं आपको लगाने हैं, वो तो भाई फिर लगाने ही लगाने हैं। चलिए देखिए, A9 मतलब मेरे प्यारे बच्चे, A9 निकालने का मतलब n बराबर 9 रखना है। -1 की पावर 9 -1 इंटू 9 का क्यूब, तो -1 की पावर तो बउआ ये बन जाएगा 8, और 9 का क्यूब कितना होगा? 9 9 81 गुणे 9, -1 की पावर 8 प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 719। तो A19 आ जाएगा भगवा कितना? 729। कितना होगा? 729 होगा ना? बोलो भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से देखिए, A20 मतलब n की जगह पे 20 रखना है। n की वैल्यू क्या है? 20 रखनी है, n की वैल्यू 20 पुट कर देना है। जैसे ही पुट करोगे तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा। A20 ये हो जाएगा 20 -2 अपॉन 20 प्लस का 3, तो ये बन जाएगा 20 इंटू ये हो जाएगा 18 अपॉन 23। गुणा कर दो भाई, 18 2 जा 36, और ये 0 है तो 0 अपॉन 26। कैंसिल तो होने वाला नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 23 आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, कैसी? प्राइम नंबर है 23। ठीक है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसका मतलब जो A20, क्योंकि देखने में लग रहा है ना, अरे भाई यहां 3 3 दूनी 6, 3 1 3 ऐसा कुछ कट रहा है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं कि 3 से ही कहो काट दे रहे, भाई ऐसा मत करना। ठीक है, अगर ऐसी मैथ आप लगा दोगे ना तो मैथ बहुत आसान हो जाएगी, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 2 से भी कट जाएगा। तो ऐसे मत काटना, इस तरीके की मैथ नहीं लगानी है, क्योंकि पूरा का पूरा कटना चाहिए। और 23 जो है एक प्राइम नंबर है, ये एक अभाज्य संख्या, ये कटने वाली ही नहीं, सबसे पहली चीज। ठीक, हाँ यहां कुछ ऐसा लिखा होता, ठीक है, तो फिर कट जाता। 23 के मल्टीपल अगर ऊपर लिखा होता तो कैंसिल हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन भाई आपकी क्या कहते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इसके बाद आता है हमारी पहली श्रेणी, श्रेणियों के प्रकार में समांतर श्रेणी, जिसके बारे में आप क्लास 10th में अच्छे से पढ़े हैं, बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किए हैं, इसीलिए जाके ये आपकी क्लास 11th के सिलेबस से हटा दी गई, क्योंकि क्लास 11th में वही है जो आप पीछे नहीं पढ़े। ठीक है, हाँ पहले का भी था, लेकिन जब से क्लास 10th में आ गई है और इधर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस चेंज हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या किया गया, इसको 11th से हटा के 10th में भेज दिया गया था। और 10th में है, 10th में आपने जाना भी है कि समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं, n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। लेकिन फिर भी एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। रिवाइज कराने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसके कॉन्सेप्ट बता देते हैं, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ते थे वो बता देते हैं, बाकी इसके बाद वाली जो श्रेणी है उसको हम विधिवत पढ़ने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी सबसे पहली बात है क्या, कि समांत का मतलब है समान हो अंतर। ठीक है, जिनके पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसी को ही कहते हैं समांतर। समान हो अंतर,
नाम में ही छिपी हुई है डेफिनेशन, समान हो अंतर, जिनके किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। अगर दो दो क्रमागत पदों के बीच का डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चे सेम है तो ऐसी श्रेणी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे जैसे हमारे पास लिखा है 2 4 6 8। अब हम देख क्या रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा कि इससे इसके बीच का जो डिफरेंस है वो मेरे प्यारे बच्चों 2 है। यहां से यहां के बीच ये संख्या कम मिल रही है जब इसमें हम 2 जोड़ रहे हैं, इसमें ये संख्या कम मिल रही है जब 2 जोड़ रहे हैं। या फिर इसकी एक डिफिनेशन ये भी हो सकती है कि ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता हो। ठीक है, ये भी डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो, ऐसी श्रेणी को कहते हैं समांतर श्रेणी। या फिर दूसरी डिफिनेशन तो आपको हमने बताया ही है, दूसरी डिफिनेशन तो हमने आपको बताया ही है कि ऐसी श्रेणी, ठीक है, जिसके दो दो पदों के बीच का डिफरेंस सेम हो। जैसे इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो अगर दो दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है तो ऐसी श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ऐसे सीक्वेंस को कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए? ठीक है, तो चलिए फिर जानते हैं, देखते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यही अंतर वाली कर देते हैं। ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सेम हो, जिसके, ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, अंतर क्या हो, समान हो। ठीक है, ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो। दूसरी डेफिनेशन, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो। कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई एग्जाम्पल ही रहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास लिखा है, क्या लिखा है, यही लिख लेते हैं 1 3 5 7 1 डॉट डॉट। ये क्या है, समांतर श्रेणी है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि दो दो पदों के बीच का अंतर सेम है। देख रहे हैं ना भाई, देख रहे हैं ना बउआ, इसमें देखो 2 जोड़ा गया, ये डिफरेंस, इसमें 2 जोड़ा गया, फिर ये 2 जोड़ा गया। ऐसे ही हमने क्या देखा कि प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ दी जाती है तो आगे का टर्म मिल जाता है। और यही जो संख्या जोड़ी है, घटाई जाती है, घटाई भी जाती है। ए भाई, ये नहीं कि घटाए जोड़ा ही जाए घटाया भी जा सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास, कहीं पर लिखा है, मान लीजिए 100 98 96 94। अब की देखो क्या कर रहे हैं, ये भी मेरे प्यारे बच्चे हमारी एपी है, क्योंकि दो पदों के बीच का अंतर सेम है। ये भी किसमें है, आर एन एपी। ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक निश्चित संख्या घटाई जा रही है, जैसे -2, इसमें भी देखो क्या है, -2, इसमें भी -2 किया जा रहा है। तो एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो यही कहलाता है आपकी मेरे प्यारे बच्चों एपी कहलाती है। और इस निश्चित संख्या को जो अंतर है ना, जो समान अंतर है, उसे कहते हैं सार्वांतर, सभी जगह अंतर। ठीक है तो ये जो निश्चित संख्या है ना मेरे प्यारे बच्चे, इस निश्चित संख्या को, इस जो निश्चित संख्या है ना, दो पदों के बीच का जो अंतर है, दो पदों के अंतर को कहते हैं सार्वांतर। दो
क्रमागत दो पदों की, दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को, इसी में एपी की बात करते हैं, दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को, पदों के, दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो जानते ही हो। ठीक है, प्रथम पद को किससे लिखेंगे, ए से, प्रथम पद को ए से। ठीक है, पदों की संख्या को यन से, पदों की संख्या को एन से, और योगफल को, एन पदों के योगफल को एसएन से। ये तो हमने पहले भी बता दिया था, वही सेम एपी में भी रहने वाला है। ठीक है, एपी भी वही रहने वाला है। तो इस तरीके से कुछ एपी होती है जिनके दो दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान रहता है। समझ गए? चलिए, और इससे रिलेटेड हम कुछ जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का सर्वांतर जान गए, प्रथम पद जान गए, एनवा पद जान गए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी के यन पदों का यनवा पद क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। वैसे आप 10th में पढ़ के आए हैं, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आज के बाद याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्या? समांतर श्रेणी का एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद। ठीक है, समांतर श्रेणी का जो एनवा पद होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो होगा चाहे एन से लिखना या फिर ओ भाई एन से लिखो, या कैपिटल टीएन से लिखो, या स्मॉल टीएन से लिखो। ये होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होगा? टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ गए ना? दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या होता है, या फिर समांतर श्रेणी में अंत से एनवा पद क्या होता है, या आरवा पद क्या होता है। समांतर श्रेणी का अंत से आरवा पद, आरवा पद ये बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चे प्रारंभ या यल एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी, ये होता है आपका अंत से क्या, आरवां पद। कभी कभी पूछ लेते हैं ना कि अंत से बताओ पांचवा पद क्या होगा, अंत से चौथा पद क्या होगा, अंत से तीसरा पद क्या होगा, तो ऐसे ही निकाल देते हैं एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी से। फिर इसके बाद अगली बात आती है कि समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या होगा। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल। तो एन पदों के योगफल के दो फार्मूले हैं। वो दो फार्मूले हैं कौन से? पहला है जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहता है, तो एस एन बराबर हो जाता है एन बाई टू ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल। और जब मेरे प्यारे बच्चे आपको दिया रहता है अंतिम पद ना देके, तो उसका फार्मूला होता है एन बाई टू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, और जब लास्ट टर्म ना दिया हो तो नीचे वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। फिर और क्या बचा? अभी इसमें बचा है समांतर माध्य। ठीक है, क्योंकि अभी हमको लास्ट में पढ़ना है समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध क्या होता है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो उस रिलेशन को पढ़ने के लिए भाई अर्थमेटिक मीन को तो जानने की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि समांतर माध्य क्या होता है। भाई क्या समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है? दो संख्याओं के समांतर माध्य भाई कितने बच्चों को याद है? जल्दी से बता दो, हाथ ऊपर करो जरा, जरा हाथ ऊपर करो, कितने बच्चों को याद है? कहां पढ़े हो? पढ़े हो माध्य माध्यिका बहुलक वाले चैप्टर में। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या होता है? और भैया कहीं नहीं पढ़े हो तो समांतर श्रेणी में पढ़े हो कि a प्लस बी बटे दो। दो संख्या है तो a प्लस बी बटे दो, ज्यादा होती है तो सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या से निकालते हो ना। अरे उसी से निकाल लो यार, दो संख्या है तो पहले दूसरी को जोड़ दिए, दो पद हैं तो दो से भाग कर दिए। ठीक है, तो ये है आपका समांतर माध्य का फार्मूला। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो समांतर श्रेणी के मेरे प्यारे बच्चों आपको आगे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आगे जरूरत पड़ने वाली है। और यहीं से एक चीज, एक रिलेशन और देखो, यदि कहीं पर एबीसी तीन संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों एपी में दे दें, ठीक है, एक ये पॉइंट लिख रहे हैं, इसको भी याद कर लेना क्योंकि आगे 12th में कभी कभार इसका यूज पड़ जाता है। यदि ए कामा बी कामा सी आर इन एफी, यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है तो इसकी कंडीशन पता है क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है कि बीच के पद का दो गुना बराबर होता है पहले और तीसरे का योगफल, 2b बराबर a प्लस सी। भाई ये आया कहां से पता है? इसमें केवल हमको पता है कि सर्वांतर बराबर होते हैं तो b माइनस ए बराबर कर देते हैं c माइनस बी, b को इधर उठा लो तो ये हो जाता है 2b, इधर आ जाता है a तो a प्लस सी इसी से आ जाता है। ठीक है, यदि तीन संख्या एपी में होती है तो उनके सर्वांतर बराबर होते हैं ना, तो ये t1 t2 t3 है तो t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2, ऐसे करके हम निकाल लेते हैं ये। ठीक है, तो इस रिलेशन को आपको याद रखना है, बाकी ज्यादा नहीं याद रखना है कि बीच के पद का दोगुना पहले और तीसरे के योग के बराबर होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतना बस याद कर लीजिए, समांतर के लिए आपका पर्याप्त है। गुणोत्तर श्रेणी की बात करते हैं जो हमारे सिलेबस की पहली श्रेणी है। ठीक है, क्योंकि समांतर आपने पहले पढ़ लिया बचपन में, बचपन का मतलब आज के 1-1.5 साल पहले, 1 साल पहले लगभग। ठीक, चलिए गुणोत्तर की बात करते हैं। तो गुणोत्तर में मेरे प्यारे बच्चों कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है। कितना सर? अरे बस इतना, जहां पर वहां प्लस होता है, प्लस की जगह प्लस यहां चेंज हो जाता है गुणा में, इसमें प्लस चेंज हो जाता है गुणा में। और सर क्या हो जाता है? दूसरी चीज माइनस चेंज हो जाता है भाग में, किसमें? माइनस चेंज हो जाता है आपका भाग में और प्लस चेंज हो जाता है गुणा में। बस इतना सा फर्क होता है और ज्यादा कुछ नहीं होता है। समझ गए ना? समझ गए ना? कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? इसका जो आगे का पद मिलता है वो एक निश्चित संख्या से गुणा या भाग करने पर मिलता है, जैसे वहां जोड़ने और घटाने पर मिलता है। तो समान गुणोत्तर श्रेणी क्या है? ऐसी श्रेणी, ध्यान से देखिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में अपने पूर्ववर्ती पद में
एक निश्चित संख्या से एक निश्चित संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त होता है। निश्चित संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त होता है। भाग करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल देखिए फटाफट। एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक लिखा है, फिर एक में दो से गुणा कर दिया, दो हो गया। फिर दो में मेरे प्यारे बच्चों दो से गुणा कर दिया, चार हो गया। फिर चार में दो से गुणा कर दिया, आठ हो गया। तो इस तरीके से जो अनुक्रम मिलेगा, जो श्रेणी मिलेगी, वो बन जाएगी आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी बन जाएगी, आपकी गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। किस प्रकार की? जब इस तरीके की एक निश्चित संख्या से गुणा कर देते हैं। सर आपने भाग भी बताया? हाँ भाई रुको, भाग भी बताएंगे। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी क्या होगी? ये सब जीपी में होंगे, आर इन जीपी। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ऐसे ही अगर हमने बताया है कि भाग भी होता है, तो भाग भी होता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे वन है, इसमें दो से भाग कर दो, फिर इसमें मेरे प्यारे बच्चों दो से भाग कर दो, क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। फिर दो से भाग कर दो, 1/8 हो जाएगा। फिर दो से भाग कर दो, 1/16 हो जाएगा। अरे भाई दो से ही नहीं, आप जिससे मन हो उससे भाग कर दो, तीन 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 से भाग कर दो, चार 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 से भाग कर दो, लेकिन एक निश्चित संख्या से भाग करना, निश्चित संख्या से गुणा करना। ये नहीं कि यहां दो से करो फिर आगे तीन से कर दो, फिर आगे चार से कर दो, ऐसा मत करना। अगर ऐसा करोगे तो फिर जीपी नहीं होगी। हाँ अब होगा, पता नहीं कौन सी होगी, लेकिन जीपी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारे किस में है? ये भी आर इन जीपी में है। ठीक है, ये भी हमारे जीपी में है। अब जरा ध्यान से देखिए, वहां पर जो निश्चित संख्या जोड़ते या घटाते थे उसको कहते थे सार्वांतर, और यहां पर जिस निश्चित संख्या से गुणा व भाग कर रहे हैं, जिस निश्चित संख्या से गुणा या भाग कर रहे हैं, इसे कहते हैं सार्वनुपात। ठीक है, क्योंकि जब दो संख्याओं का मेरे प्यारे बच्चों भाग करेंगे तो वहां पर किसी न किसी निश्चित संख्या, यहां पर क्या निकलेगा? दो संख्याओं का अनुपात निकालते हैं, इसीलिए कहते हैं उसको सार्वनुपात। इसे निकालते कैसे हैं? आगे वाले में पीछे वाले को भाग कर दो बस। ठीक है, तो यहां मेरे प्यारे बच्चों जो सार्वनुपात आपका होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है, ठीक है, जो सार अनुपात आपका होगा वो कैसे मिलने वाला है पता है ना? सार अनुपात मिलेगा, आगे वाले पद में पीछे वाले पद को भाग कर दो। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये अच्छा, हाँ सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं ना, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जिस निश्चित संख्या से गुणा या भाग किया जाता है, जिस निश्चित संख्या से गुणा या भाग किया जाता है, गुणा या भाग किया जाता है, उसे सार्वनुपात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सार्वनुपात कहते हैं। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए ना? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। बाकी फर्स्ट टर्म ए ही होगा, nth टर्म tn an होगा, जो भी आप लिखना चाहें, n टर्म का सम sn होगा, बाकी सब वैसे ही है, केवल इसमें सार्व अनुपात कॉमन रेशियो चेंज हो जाता है, इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चे गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। जैसे वहां पर हमने निकाला था समांतर श्रेणी का व्यापक पद, यहां बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक पद की। ठीक है, निकाल के बताएंगे, ये मत सोचिएगा। ठीक, चलिए देखिए मान लेते हैं कि जीपी का, भाई अब गुणोत्तर श्रेणी बार बार हम नहीं लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बस इतना लिखेंगे गुणोत्तर। ठीक है, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी लिखेंगे तो आप समझ जाना कि सर जब जीपी लिखा हुआ है तो वह गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना जीपी का प्रथम पद ए, जीपी का प्रथम पद ए वह सार्वनुपात आर है। तो जरा गौर से देखिएगा, अभी यहीं से पकड़ में आ जाएगा। प्रथम पद को मेरे प्यारे बच्चों किससे लिखते हैं? T1 से लिखते हैं, और प्रथम पद कह रहे हैं A है। फिर दूसरे पद को T2 से लिखते हैं, और दूसरा पद मिलता कब है? जब इस सार्वनुपात से गुणा कर देते हैं या भाग कर देते हैं। ठीक है, तो R से हम गुणा की बात करते हैं, भाग से भी वैसे निकल आता है, तो यहां R से गुणा कर दिए, दूसरा पद निकल आया। फिर मेरे प्यारे बच्चों तीसरा कब मिलेगा? फिर एक R और से गुणा करो तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। चौथा पद कब मिलेगा? एक R से और गुणा करो तो AR की पावर AR3 हो जाएगा। आप इतना देख लिए ना। ठीक है, अब देखो इसी को थोड़ा सा हम सेटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि मैथ में सेटिंग बहुत जरूरी है, और वैसे सेटिंग तो सब जगह जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर इसकी हम सेटिंग करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको सेट करने जा रहे हैं, तो वो आप इसको जरा सेट करिएगा। इसको लिख सकते हैं भाई, क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, ए आर की पावर 1 - 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आर की पावर 0 और किसी की पावर 0 है ना, तो उसका मान 1 होता है, इसीलिए तो यहां आर नहीं लिखा है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? जैसे ही लिखा है ए आर, तो इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर 2 - 1, इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर 3 - 1, इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर 4 - 1। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि यहां से मेरे प्यारे बच्चे जो नीचे लिखा है यहां से थोड़ा सा रिलेटेड कर सके, यहां से इसको जोड़ सके इस पावर को। तो हमने क्या देखा, यहां 1 है तो 1 - 1, 2 है तो 2 - 1, 3 है तो 3 - 1, 4 है तो 4 - 1, अरे भैया 5 होगा तो क्या होगा? 5 - 1 होगा ना, 10 होगा तो 10 - 1 होगा। और ऐसे ही बहुआ अगर यन होगा तो क्या हो जाएगा? बीच में ढेर सारे टर्म हैं, बीच में समुद्र भरा हुआ है पदों का, ठीक है, और लास्ट में n कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? ए आर की पावर n - 1। कहने का मतलब इस गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद या यनवा पद क्या होगा? ए आर की पावर n - n होगा। ठीक है, तो समझ गए ना कि इसका व्यापक पद क्या होगा? ए आर की पावर n - 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही भाग में करेंगे तो भाग में आ जाएगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं, भाग करके भी बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों का योगफल। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों का योगफल का 2 फार्मूला होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। जैसे सबसे पहला केस क्या है? पहला फार्मूला है गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों का SN बराबर A इंटू 1 - R की पावर n अपॉन 1 - R। ये फार्मूला कब लगाते हैं? ये फार्मूला जब लगाते हैं जब R का मान मेरे प्यारे बच्चे 1 से छोटा हो। क्या हो? जब R लेस देन 1 हो, जब R लेस देन 1 हो।
तो इस फार्मूले को लगाते हैं। लेकिन इसी में दूसरा केस भी बन सकता है, क्या r का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है? हाँ, कभी कभार हो जाता है, लेकिन अधिकतर r का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 से छोटा रहता है। तो जब r का मान ग्रेटर देन 1 आ जाए तो n पदों के योगफल का फार्मूला लगाएंगे, Sn बराबर a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1। यहां से आप समझ सकते हैं हमेशा ज्यादा में कम घटाया जाता है ना, तो एक से ज्यादा होगा तो ज्यादा में से कम घटा दिए, लेकिन यहां एक ज्यादा है, r का मान 1 से कम है, इसलिए 1 में से घटा दिए। तो आप मेरे प्यारे बच्चों इससे भी लगा सकते हैं। और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन किसी से लगा दोगे सही हो जाएगा। लेकिन सही तरीका ये कंडीशन देख के लगाइएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं, गुणोत्तर माध्य क्या होता है? गुणोत्तर माध्य क्या होता है? अच्छा, एक चीज यहीं पर और हम जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वैसे है नहीं, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का नहीं, अनंत पदों का अगर योगफल की कभी बात कर दें, एस इनफाइनाइट की बात कर दें, और इसमें जो सार अनुपात होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, ये हो जाता है a अपॉन 1 - r। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a अपॉन 1 - r। और इसमें जो कंडीशन होगी ना, ये मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए कंडीशन हमेशा r 1 से छोटा ही होता है, कभी भी r 1 से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, r 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा, r 1 से छोटा ही होगा। चलिए फिर इसके बाद बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की, गुणोत्तर माध्य की। तो दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होता है? अंडर रूट कर दो, बस हो गया। ठीक है, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों गुणोत्तर माध्य की अगर बात करें, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि a व b दो संख्याएं हैं, तो a व b का गुणोत्तर माध्य जो है, a व b का गुणोत्तर माध्य ये मेरे प्यारे बच्चे बराबर होगा, इसको g से लिखते हैं, वो इसको a से भी लिखते हैं या m से भी लिखते हैं, तो ये ज्योमेट्रिक मीन g हो जाएगा अंडर रूट ab के बराबर। ठीक है, अंडर रूट ab के बराबर ये तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन होगा। और एक बात यहीं पर पढ़ लेते हैं, अगर कोई तीन संख्याएं जीपी में है, a b c आर इन जीपी, तो मेरे प्यारे बच्चों जब कोई तीन संख्याएं जीपी में होती हैं तो हमको पता है कि इनके सार अनुपात बराबर होते हैं। तो अगर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो सार अनुपात निकालने के लिए हम करेंगे क्या? कॉमन रेशियो निकालने के लिए करते हैं T2 अपॉन T1 बराबर होगा T3 अपॉन T2 के। और यहीं से जो हमारा गुणोत्तर माध्य का फार्मूला निकलता है, यहीं से निकलता है, वाकई में देखा जाए तो ये हो जाता है B अपॉन ए, ये हो जाता है C अपॉन बी, त्रियक गुणा कर दो तो बी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए सी के, तो बी बराबर अंडर रूट ए सी भी लिख सकते हैं। तो एक ये भी डेफिनेशन होती है गुणोत्तर माध्य की, अगर कोई तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच वाली संख्या को क्या कहते हैं? पहली और लास्ट वाली का, फर्स्ट और थर्ड का गुणोत्तर माध्य कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड का गुणोत्तर माध्य कहते हैं, तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन को भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि अगर कहीं पर भी तीन संख्याएं जीपी में हैं तो बीच वाली का वर्ग पहली और तीसरी के गुणनफल के बराबर होता है। चाहे ये याद कर लेना, चाहे ये याद कर लेना। ठीक है, इसका यूज हो जाता है कभी कभी आपकी लाइफ में मतलब जब आप किसी न किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं इसका मेरे प्यारे बच्चों आपकी जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हम लिखा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करते रहिएगा। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध क्या होता है भाई। है, अब दो लोग हो गए, जैसे एक समांतर माध्य हो गया, एक गुणोत्तर माध्य हो गया, तो इनके बीच कुछ ना कुछ संबंध होगा ना। अरे भाई जैसे तुम हो और कोई तुम्हारा फ्रेंड हो या हो, ठीक है, ठीक है, तो कोई भी फ्रेंड हो तो उनके बीच भी, आप दोनों के बीच में तो कोई ना कोई संबंध होगा। तो वैसे ही संबंध की यहां पर भी बात करते हैं। ठीक है भाई, अर्थमेटिक मीन हमने पढ़ लिया, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लिया, तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच क्या रिलेशन है? ऐसा कौन सा संबंध है
उसी की बात करने वाले हैं कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का क्या होता है, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, ये सब बातें यहां पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी हैं जानने के लिए? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम बात करते हैं समांतर माध्य की। वही तीन संख्याएं लेके चलते हैं, तीन संख्याएं मेरे प्यारे बच्चे लेके चलते हैं कि जो समांतर माध्य होता है ए व बी का समांतर माध्य, ये तो आप जान गए ना, ए व बी का जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य, इसको लिखते हैं एम से अर्थमेटिक मीन। ये बराबर है मेरे प्यारे बच्चे, अर्थमेटिक मीन आपका बराबर है ए प्लस बी बटे 2 के। किसके? ए प्लस बी बटे 2 के। ये आपका अर्थमेटिक मीन है। इसके बाद इसको मान लेते हैं कोई ना कोई इक्वेशन। ठीक है, इसको मान लेते हैं अर्थमेटिक मीन को, या फिर इसको मेरे प्यारे बच्चों केवल ए से भी लिखते हैं, तो चाहे हम केवल ए लिख लें, ए बराबर ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बात आती है ज्योमेट्रिक मीन की। ए व बी का गुणोत्तर माध्य, ए व बी का गुणोत्तर माध्य। तो ए व बी का जो गुणोत्तर माध्य होता है, ज्योमेट्रिक मीन इसको कहते हैं, जीएम से लिखते हैं या फिर मेरे प्यारे बच्चों जी से लिखते हैं। ये बराबर होता है अंडर रूट ए बी के। किसके बराबर होता है? अंडर रूट ए बी के बराबर होता है। समझ गए ना? किसके बराबर होगा? अंडर रूट ए बी के बराबर होगा। चलिए यहां तक भी बात सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच तो यार कोई रिलेशन हमको दिख ही नहीं रहा है, लेकिन होगा तो है ही भाई। सोचो ऐसा क्या बनाया जाए कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध बन जाए। तो अगर देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चे हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि ए अंडर रूट, जैसे हमारे पास अर्थमेटिक मीन है ना, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, इनको हम एक दूसरे से रिलेटेड कर सकते हैं। किस प्रकार से रिलेटेड कर सकते हैं? किस प्रकार से कर सकते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लिया जाए। इन दोनों के बीच अगर संबंध की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपका बन जाएगा ए माइनस बी के अगर होल स्क्वायर की बात करें ना, ए माइनस ए प्लस बी जो लिखा है, ए प्लस बी ये अर्थमेटिक मीन को ले लो। जैसे अर्थमेटिक मीन कितना है? ए बराबर है हमारे पास ए प्लस बी, और ये तो अच्छा वैसे भी देखा जाए ए प्लस बी, लेकिन नहीं बनेगा क्या? ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चे एम वैसे जीएम से बड़ा होता है, बस इतना जान सकते हैं। चलो अच्छा ये केवल संबंध लिख लो, फिर आगे हम देख लेंगे कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से मेरे प्यारे बच्चे बड़ा होता है। ये अगर सिद्ध करना है ना, तो ये सिद्ध करने के लिए ठीक है, ये 2am बराबर a प्लस बी हो जाएगा। चलिए ये am चलो ये आप याद कर लीजिएगा कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। अगर कहीं पर इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर देख लिया जाएगा, या फिर इसमें रख के अगर देखा जाए, अर्थमेटिक मीन है हमारे पास a प्लस बी बटे 2, और इधर मेरे प्यारे बच्चों ज्योमेट्रिक मीन है, ये है अंडर रूट ए बी। ठीक है, अंडर रूट ए बी है, तो यहां से संबंध बन सकता है। हाँ इधर देखो ये बन जाएगा, यहां से बन जाएगा ये a प्लस बी ग्रेटर देन हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, यहां से कोई ना कोई रिलेशन बनेगा, ये बन जाएगा अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर,
और ये मेरे प्यारे बच्चों इधर हम ले आए तो 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी ग्रेटर देन 0। इस रिलेशन की भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है कि अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए बी, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ए नहीं, लेकिन अच्छा इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो अच्छा इसको याद कर लो, फिर बाकी इसके बीच जो रिलेशन होगा वो आगे देख लिया जाएगा। ठीक है, कैसे प्रूफ होता है वो आगे हम देख लेंगे। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा कम ही है तो थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन करते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन आपको वैसे कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, हर टाइप के आपके क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे हम कवर कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला, जैसे मेरे प्यारे बच्चे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि ये हमारे पास जीपी लिखी हुई है, कह रहे हैं इसका 20 टर्म निकालिए, 20th टर्म निकालिए, 20वां पद निकालिए। ठीक है, और साथ ही साथ nवां पद निकालिए। ठीक, 20वां पद और nवां पद निकालिए। एक हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है। चलिए सीक्वेंस देखिए क्या है। सीक्वेंस आपके पास ये जीपी है 5/2, 5/4, 5/8, सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सो ऑन डॉट डॉट, ये हमारे पास एक जीपी है। अब इसके फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम निकालेंगे कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म कितना है, इसका प्रथम पद है a बराबर 5/2, फिर उसके बाद कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, सार्वनुपात, सार्वनुपात R बराबर हो जाएगा, जैसे ये T1 है, T2 है, T3 है, तो T2/T1 करके निकाल लिया करो बस शॉर्टकट में। T2 कितना है 5/4 और T1 कितना है 5/2। तो अगर गौर से देखोगे मेरे प्यारे बच्चे तो ये 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 आएगा, कॉमन रेशियो 1/2 आ गया। कॉमन रेशियो कितना आ गया, 1/2 आ गया। और गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद के फॉर्मूला आपको पता है कि गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला देखिए जरा गौर से, तो गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता है कि Tn बराबर a r की पावर n-1 होता है। ठीक है, निकालना कौन सा है भैया, निकालना है आपको 20वां, मतलब n का मान 20 है। ठीक है, बस n की वैल्यू 20 रख दो, a की वैल्यू ये यहां लिखिए, r की वैल्यू ये यहां लिखिए, फटाफट रखो तो ये देखो मिलेगा T20। ये भाई T20 मैच नहीं चल रहा है यहां पर। ठीक है, तो इसके बाद a की जगह पे 5/2 और r की जगह पे r है 1/2 और n की पावर n का मान है कितना 20, 20 माइनस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा जरा गौर से देखो, ये 5/2 और ये मिलेगा 1/2 की पावर मेरे प्यारे बच्चे 19। अब इसको सॉल्व करने का मन हो तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 यहां पर भी है तो इसको इसके साथ ले आओ, ना लाना हो तो छोड़ दो। ठीक है, तो इसको अगर लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि 5 इंटू 1/2, एक पावर और बढ़ जाएगी क्योंकि 1 2 और बढ़ गया तो 19 है, एक और बढ़ा दोगे कितना आ जाएगा 20, तो ये आ गया T20। ये भाई 0 नहीं T20, तो ये 20वां पद हो गया किसका, जीपी का। इसके बाद और पूछे, और देखिए जरा ध्यान से कि nवां पद भी निकालिए, मतलब आपकी n को n ही रहने दो, तो Tn क्या हो जाएगा, Tn a की जगह पे कितना 5/2, फिर उसके बाद r की जगह पे 1/2 और n की जगह पे n ही रहेगा तो n-1। अब देखो अब कैसे पावर ऐड होंगी, 1 2 बढ़ेगा ना नीचे, तो ये जो -1 है ना इसी में एक पावर और ऐड कर दोगे तो -1 + 1 भाई क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5 1/2 की पावर n-1 और +1, एक घात बढ़ गई, -1 + 1 कैंसिल, तो कुल मिला के आ गया 5 इंटू 1/2 की पावर n, तो ये हो जाएगा इसका nth टर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा,
इसका nth टर्म हो जाएगा। तो ऐसे ही यार कोई भी गुणोत्तर श्रेणी दी हो, 10वां पद, 15वां पद, 16वां पद, 20वां पद, 30वां पद, कुछ भी निकालना हो तो ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपने यनवा निकाल दिया तो बाकी तो निकाल ही लेंगे। फिर इसके बाद है जैसे ये देखो, ठीक है, ठीक है, ये देखो किसी गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 8वां पद इतना दिया है, सार्वनुपात दिया है। ठीक, और भाई एक चीज और याद रखिए कि किसी भी श्रेणी की बात करें, जैसे गुणोत्तर श्रेणी में किसी चीज की बात करें तो हमारा फोकस बस दो जगह होना चाहिए, एक फर्स्ट टर्म में और एक कॉमन रेशियो में। प्रथम पद और सार्वनुपात मिल गया तो बाकी सब कुछ आप निकाल लोगे। ठीक है, प्रथम पद और सार्वनुपात मिल गया तो बाकी सब कुछ निकाल लोगे। जैसे इसी की बात करते हैं, प्रथम 12वां पद ज्ञात करना है, मतलब T12 निकालना है। 8वां पद दिया है, T8 कितना दिया है, जरा ध्यान से देखो, 8वां पद तुम्हारे पास दिया है, T8 दिया है 192 और कॉमन रेशियो दिया है 2। ठीक है, T8 8वां पद क्या होगा, फार्मूला लगा दो, ए आर की पावर 8 माइनस 1 बराबर 192। ए भाई आर का मान रखो, ए आर की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर कितना 7 बराबर 192। ठीक है, बराबर 192। क्या बात है भाई, ए का मान कितना आएगा ए का मान कितना आएगा, सार्वनुपात 2 ही है ना, हाँ ठीक, बिल्कुल सही, 192। 192। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, इसको देखो 2 की घात हम जो 7 है, तो इसको चाहे तोड़ के लिख लो या फिर ऐसे डायरेक्ट तोड़ के ही लिख लेते हैं ना, काटने में आराम रहेगा। 2 2 2 कितने हो गए, 4 5 6 7। ओ भाई 7 नहीं, यहां 2 लिखो। अब देखो कितनी बार कटेगा, काट के देखो जरा, 1 2 से कटेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 192 का आधा, कितना आएगा 96। मेरे हिसाब से तो यही आएगा भाई, 9 2 18 6 दूनी 12। फिर 1 2 से और काटो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। फिर 1 2 से और काटो, देखो कितना बढ़िया कटते हुए जा रहा, 24 हो जाएगा। फिर 1 2 से और काटो मेरे प्यारे बच्चे, 12 आ जाएगा। कितना मजा आ रही यार काटने में। फिर काटो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 2 से और काटो 3 आ जाएगा। अरे इसका मतलब फर्स्ट टर्म आ गया 3/2, ऊपर 3 नीचे एक 2 बचा, तो ये आ गया 3/2। लिखने से यही फायदा हुई कि खटाखट काटते चले गए। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे करते। चलिए कोई बात नहीं, अब निकालना क्या है, अब निकालना मेरे प्यारे बच्चों 12वां पद है। 12वां पद निकालना है तो T12 हो जाएगा। 12वां पद क्या होगा, ए आर की पावर 12 माइनस 1, रख दो वैल्यू। ए कितना है, ए हमारे पास है 3/2। आर कितना है, आर है 2 की पावर 12 माइनस 1, तो 3/2 और 2 की पावर हो जाएगा 11। मतलब एक पावर कम कर सकते हैं, नीचे से एक कम कर सकते हैं, तो ये मिलेगा 3 इंटू 2 की पावर 10। चाहे यही लिखा रहने दो, ये हो जाएगा हमारे पास 12वां पद। या फिर इसका कैलकुलेशन करके लिखना हो तो लिख सकते हो, क्योंकि T12 ये होगा 3 और 2 की पावर 10 कितना होगा 1024, 1024 होता है ना। फिर इसका गुणा कर लो, करना हो, नहीं तो फिर ये भी सही है वो भी सही है, जो आप करना चाहे वो कर सकते हैं। 3 से गुणा करके भी लिख सकते हैं। समझ गए कि नहीं। चलिए इसके बाद ये देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद इतना है, 8वां पद इतना है और 11वां पद क्रमशः पी क्यू एस है, तो दिखाइए क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, बाकी आप करिएगा फिर ना। चलिए गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद मतलब T5 मेरे प्यारे बच्चे दिया है, कितना है, P है। फिर TQ दिया है, ठीक है, लास्ट, ठीक, TQ दिया है। TQ कितना है, TQ है मेरे प्यारे बच्चों, ये है, ओ भाई TQ नहीं, T5 T8 कितना दिया है, T8 दिया है Q और T11 दिया है S। ठीक है, T11 दिया है S। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। T5 मतलब पावर 1 कम कर दो, AR की पावर 4 बराबर P दिया है। T8 का मतलब AR की पावर 7 दिया है, कितना Q दिया है। और T11 का मतलब मेरे प्यारे बच्चे AR की पावर 10 दिया है, ये कितना है, यस।
अब देखो क्यू स्क्वायर, ए भाई क्यू स्क्वायर जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लिखो, मजा आ जाएगी। क्या करना है? क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर मतलब ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आर की पावर ये हो जाएगा 7 दून 14। अब इनको तोड़ो, क्योंकि लाना कितना है P इंटू यस, तो इसको एक ए अलग कर लेंगे और आर की पावर 14 में से आर की पावर 4 अलग कर लेंगे, फिर एक ए अलग कर लेंगे और आर की पावर 10 अलग कर लेंगे। ए भाई अगर आप देखोगे ना तो ये मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे पास P लिखा है और ये क्या लिखा है? एस लिखा है। तो ये प्रूफ हो गया कि जो क्यू स्क्वायर है वो पी एस के बराबर है। ठीक है, क्यू स्क्वायर जो है पी एस के बराबर है। बाकी जो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चंस हैं वो आपको होमवर्क के लिए हैं, आप उनको कर लीजिएगा। बाकी जो फिर हम लोग मुलाकात करते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर जो भी होगा शानदार होगा। अगला चैप्टर इसके बाद सरल रेखा आने वाला है। ठीक है, तो अगले चैप्टर को भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ही। ठीक है, तो ये चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आपके पास रिवाइज करने का वैसे टाइम बहुत रहता है। फिर अगली मुलाकात हमारी होगी जो वो होने वाली है अगले चैप्टर सरल रेखा के साथ। ठीक है, तो फिर जब तक मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ाई करिएगा ना। ठीक, तो जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक।